हेलो बच्चों, मैं आपका अपना मैथ्स गुरु पीयूष मिश्रा आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म eacharya.com पे आज एक नए चैप्टर के साथ आप सब किससे जोड़ने के लिए आ चुका हूँ। आज हम देखेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ये चैप्टर अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपको कहते हैं कि स्कोरिंग पोर्शन, इसे हम लोग एक स्कोरिंग पोर्शन के नाम से जानते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि इस चैप्टर से जो आपको 5 से 6 नंबर जो होते हैं उसे आप पूरा का पूरा आराम से पा सकते हैं। और इस पोर्शन को अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है तो आप अपने तर्कस में समांतर श्रेणियां के क्वेश्चनों को डाल लीजिए और बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आने वाले हैं। इस तरीके से ये चैप्टर बहुत ही आसान है और बहुत ही स्कोरिंग पोर्शन भी कहते हैं इसे। तो देखते हैं कि समांतर श्रेणियां क्या होती हैं। आइए, तो समांतर श्रेणियां जानने के लिए सबसे पहले आज मैं आपको कुछ उदाहरण देने वाला हूं और उन उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि समांतर श्रेणियां होती क्या हैं। सबसे पहले आपके आसपास में आपको बताऊं, आप कहीं ज़्यादा दूर मत जाइए, अपने घरों की सीढ़ियों को देखिए। आप अपने घरों की जो सीढ़ियाँ जो छत पे जाती हैं उन सीढ़ियों को देखिए। तो उन सीढ़ियों को देखने के बाद में आपको क्या पता चलेगा, सबसे नीचे वाली जो सीढ़ी होती है वो ठीक इस तरीके से होगी, ठीक है। ठीक उसी के लंबाई बिल्कुल लंबाई और चौड़ाई ठीक से समान रहते हुए एक सीढ़ी आपकी ऊपर की तरफ बनेगी, फिर आपको एक सीढ़ी और ऊपर की तरफ बनेगी, फिर एक सीढ़ी आपको इस तरीके से धीरे धीरे करके वो सीढ़ी समान लंबाई के साथ में आपकी ऊपर चलती चली जाएगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मैं कह क्या रहा हूँ, जैसे सीढ़ी बनी है, अब सीढ़ी सबके घरों में बनी होती है। आप सीढ़ी को जब पैटर्न को देखेंगे तो सीढ़ी को बनने के जो सीढ़ी का पैटर्न होता है, सबसे नीचे वाली सीढ़ी होती है, फिर उतनी ही दूरी पे उतनी ही लंबाई चौड़ाई की एक सीढ़ी और बना दी जाती है, फिर उसके बाद में एक सीढ़ी और होती है, फिर उसी दूरी पे एक और होती है, उसी दूरी पे एक और होती है, उसी दूरी पे एक और होती है। इस तरीके से करते करते आपका सबसे ऊंची वाली सीढ़ी आ जाती है और आप छत पे पहुंच जाते हैं। अब आप समझिएगा इसकी खास बात क्या होती है कि जो सबसे नीचे सीढ़ी रखी हुई है और जो सबसे ऊपर सीढ़ी बनी हुई है, जो सबसे नीचे सीढ़ी है और जो सबसे ऊपर सीढ़ी है, उन सब के अंदर एक के बाद में दूसरी सीढ़ी का बिल्कुल अंतराल क्या है, बराबर है। जैसे जितना गैप इस एक पहले से दूसरे में है उतना ही गैप दूसरे से तीसरे में है, और तीसरे से चौथे में है, चौथे से पांचवें में है, पांचवें से छठवें में है, छठवें से सातवें में है, और सातवें से आठवें में है। इस तरीके से सीढ़ी क्या हो गई, नीचे से ऊपर की तरफ पहुंच गई। प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी का भी बिल्कुल एकदम से यही कॉन्सेप्ट होता है कि समांतर श्रेणी में होता क्या है कि एक निश्चित अंतराल के द्वारा कोई चीज ऊपर से नीचे जाती है तो नीचे से ऊपर भी आ सकती है। जैसे मैं कह दूं, मैं आपको बस कुछ नहीं करने वाला हूं, एक उदाहरण लेता हूं। मैं आपके सम संख्याओं का उदाहरण लेता हूं। सम संख्या है, सम संख्या शुरुआत कहां से होती है मेरे प्यारे बच्चों? सम संख्याओं में शुरुआत 2 से होती है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। इस तरीके से आप देखते हैं कि जो ये सम संख्या की जो इसे क्या कहते हैं, श्रेणी। तो ये सम संख्या की श्रेणी क्यों कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि 2 से 4 में कितना ऐड हुआ, +2। फिर 4 से 6 में कितना जुड़ा, 2। 6 से 8 में कितना जुड़ा, 2। 8 से 10 में कितना जुड़ा, 2। आप देख रहे हैं कि एक निश्चित 2 आपका क्या कर रहे हैं कि पिछले पद में, ठीक है, 2 आगे जुड़ता हुआ ये सीरीज आगे की ये जो श्रेणी है ये आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक निश्चित रूप से पैटर्न दिखता है और सीरीज आपको इस समांतर श्रेणी में एक पैटर्न दिखेगा, वो बिल्कुल पूरी तरीके से डिफाइन होगा। अब यहाँ पे 2 टर्म्स आते हैं, अंग्रेजी में 2 टर्म्स होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग सीक्वेंस, ठीक है, और एक को कहते हैं सीरीज।
सीक्वेंस का मतलब होता है कर्म और सीरीज का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों श्रेणी। अब बात समझिएगा ध्यान से कि दोनों में फर्क क्या होता है, सीक्वेंस और सीरीज में क्या फर्क होता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपकी भूमिका में कहते हैं कि आपने इस पर अवश्य ध्यान दिया होगा कि प्रकृति में अनेक वस्तुएं एक निश्चित प्रतिरूप का अनुसरण करती हैं, जैसे कि सूरजमुखी के फूल की पंखुड़ियाँ, मधुकोश, या फिर एक भुट्टे पर दाने, और एक अनानास और एक पाइन कोन पर सर्पिल। अब समझिएगा, हर एक चीज़ का अपना एक पैटर्न होता है। पैटर्न का मतलब निश्चित प्रतिरूप। आप देखते होंगे, एक उदाहरण ले लीजिए, आप केवल और केवल उदाहरण ले लीजिए, किसके? सबसे पहले उदाहरण लीजिए आप भुट्टे का। बच्चों, भुट्टा सबके घरों में आता होगा। भुट्टे को देखेंगे तो जो भुट्टा होता है ना, भुट्टे के ऊपर निश्चित प्रतिरूप में क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ दाने बढ़ते हैं। दाने ना तो छोटे होते हैं ना बड़े होते हैं, सबके साइज क्या होती है, सेम होती है। और इस तरीके से भुट्टे के ऊपर दाने बढ़ते चले जाते हैं, है ना? देखा कि नहीं देखा सबने? इस तरीके से भुट्टे पे दाने लगे होते हैं और उनका प्रतिरूप निश्चित होता है। दोनों साइड में बराबर बराबर, चारों तरफ से वो बराबर बराबर दाने के बराबर बराबर शेप में वो ऊपर की तरफ ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं। प्यारे बच्चों, भुट्टा पे भी जो दाने होते हैं उनका एक अपना निश्चित पैटर्न होता है और उसी तरीके से जब किसी एक निश्चित पैटर्न की क्या बनेगी, सीरीज बनेगी, तो वो समांतर श्रेणी कहलाती है, क्योंकि उसमें समानताएं होती हैं। समांतर वो इसलिए होता है कि उनके समा, इसमें दो वर्ड से ये मिलके बना है। सम, जो समांतर है आपका, ये सम और धन अंतर दो टर्म से मिला के बना है। सम का मतलब होता है, यहाँ सम का मतलब सम विषम नहीं, यहाँ सम का मतलब होता है समान। सम का क्या मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, समान। और अंतर का आपको पता है, ये समान अंतर, यानी कि इसे कह सकते हैं डिफरेंस, यानी कि एक और दूसरे के, यहाँ पे एक से दूसरे के बीच का जो अंतर है वो क्या रहेगा, हमेशा समान रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस, मैंने जब सम सीरीज की जो आपका जो सम संख्याओं का एक जब श्रेणी ली, तो आप देख रहे हैं 2 से 4 में अंतर कितना, 2 से 4 होने में कितना है, 2 का फर्क है। फिर 4 से 6 होने में 2 का अंतर है। 6 से 8 होने में 2 का अंतर है। 8 से 10 होने में 2 का अंतर है। 10 से 12 होने में 2 का अंतर है। 12 से 14 होने में 2 का अंतर है। 14 से 16 होने में 2 का अंतर है। और 16 से 18 होने में 2 का अंतर है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको अंतर सब में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सब में 2-2 का अंतर है कि नहीं है? यानी ये समधन अंतर वाला कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये समांतर हुए कि नहीं हुए? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो आपका सम संख्या की श्रेणी होती है, ये समांतर श्रेणी कहलाई जा सकती है। ये आपकी समांतर श्रेणी है। अब मेरे प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी जब भी हम बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी का जो सबसे पहला, इसमें अब जो आपके ये होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, समांतर सम संख्या की श्रेणी क्या लिख दी मैंने, सम संख्या है। सम संख्या की श्रेणी आपकी मैंने उठा के लिख दी, कितनी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरीके से ही आपको पता अनंत तक जाएगी, क्योंकि अनंत तक जाती है। आपको पता है कि सम संख्या की सीरीज जो होती है वो भी, सम संख्याएं भी इनफाइनाइट होती हैं, अनंत होती हैं। नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं, अनंत होते हैं। तो इस तरीके से ये देखिएगा आप मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसे क्यों लिखा समझिएगा। सबसे पहले आपको जो 2 होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, मेरे प्यारे बच्चों ये कहलाते हैं प्रत्येक पद। इनको हम कहते हैं, अगर इन्हें मैं कह दूं कि ये समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी के 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 क्या है, पद हैं। यानी कि दीज आर द टर्म्स ऑफ द समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। याद रखिएगा, ये भी ध्यान दीजिए कि आपको कभी कभी एपी शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है। इसका क्या कहते हैं समांतर श्रेणी को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेस वर्ड से ही पता चल रहा है। प्रोग्रेस का क्या मतलब होता है, उन्नति, आगे बढ़ना। प्रोग्रेस वर्ड का क्या मतलब होता है, उन्नति। अब उन्नति कैसे भी हो सकती है,
उन्नति निश्चित ही नहीं, उन्नति का मतलब होता है कि उन्नति का तो शब्द यहाँ पे प्रोग्रेस कैसा होता है, उन्नति तो हम लोग प्रोग्रेस का सीधा शब्द मानते हैं उन्नति, और उन्नति क्या मानते हैं ज़्यादातर दिमाग में लोगों का मतलब होता है, उन्नति का मतलब होता है आगे बढ़ना। बट मैं यहाँ कहता हूँ अगर प्रोग्रेस की बात की जाए तो प्रोग्रेस आपका वही प्रोग्रेस आपका धनात्मक भी हो सकता है, आपका प्रोग्रेस धनात्मक भी हो सकता है, तो प्रोग्रेस ऋणात्मक भी हो सकता है। अब ऋणात्मक में प्रोग्रेस कैसे होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऋणात्मक में प्रोग्रेस का मतलब ये होता है कि आप समान रूप से घट रहे हैं। भाई समान रूप से घट सकते हैं कि नहीं घट सकते, किसी का प्रोग्रेस धनात्मक होता है तो किसी का प्रोग्रेस ऋणात्मक होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब अगर मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करने जाऊं तो जो ये श्रेणी सम संख्या की मैंने श्रेणी लिखी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये कहलाते हैं आपके, ये कहलाएंगे समांतर श्रेणी के पद। क्या कहलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी के पद, समांतर श्रेणी के पद। मेरे प्यारे बच्चों इसका ये मतलब हुआ कि टर्म्स ऑफ एपी, ये क्या कहलाएंगे, टर्म्स ऑफ एपी। अब प्यारे बच्चों समझिएगा, दो यहाँ पे जो दो है आपका, ये आपका प्रथम पद है। दो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम पद है, ये पहला पद है। दो आपका प्रथम पद हुआ, 4 आपका द्वितीय, 6 तृतीय, 8 चतुर्थ, 10 पंचम, 12 छठवां, 14 सतवां, इस तरीके से आपका ये बढ़ता हुआ और अनंत पद यानी n पदों तक ये चलता चला जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों जब भी कोई समांतर श्रेणी होनी होती है या समांतर श्रेणी बनेगी तो उसमें प्रथम पद आपका, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद के बाद में जो सबसे अंतिम पद होता है उसे n पद कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, n पद, यानी कि n नंबर का पद होता है। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, जैसे उन्होंने एक उदाहरण लिया मेरे प्यारे बच्चों कि इन सभी, एक आपके सामने एक उदाहरण दिया हुआ है, कह रहे हैं कि किसी स्कूल की, अच्छा अब एक बात समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक बात समझिएगा कि जैसे मैं आपको सामने लिख दूं, 2 सीरीज लिख रहा हूं, ठीक है, एक तो लिखा हुआ था 2, 4, 6, 8, 10, 12, एक सीरीज मैंने ये लिख दी है मेरे प्यारे बच्चों, और एक सीरीज मैंने लिख दी है 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरीके से लिखा है। मेरे प्यारे बच्चों ये लिखा हुआ है सम संख्या की श्रेणी, ये क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, सम संख्या की श्रेणी यानी सीरीज ऑफ इवन नंबर। ये क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, इवन नंबर सीरीज, इवन नंबर सीरीज। और मेरे प्यारे बच्चों इसे भी देख के आपको पता चल रहा होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये क्या है, ये है आपके प्राइम नंबर सीरीज। दिख रहा है कि नहीं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब अभाज्य संख्या है कि नहीं है, 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, 11 अभाज्य संख्या, 13 अभाज्य संख्या, 17 अभाज्य संख्या, 19 अभाज्य संख्या, 23 अभाज्य संख्या, ये सारे के सारे अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो मैंने लिख दिया प्राइम नंबर सीरीज, यानी कि ये अभाज्य संख्या की श्रेणी है। ये भी सीरीज है, अभाज्य अभाज्य संख्याओं की श्रेणी है, ये इसकी श्रेणी है, अभाज्य संख्याओं की श्रेणी है ये। अब अगर मैं कहूं कि आप मुझे ये बताइए कि ये समांतर श्रेणी है और ये समांतर श्रेणी, इन दोनों को जांचना है। आपको जांचना क्या है, आपको जांचना है कि समांतर श्रेणी कौन है। ठीक है, इसमें से आपको ये पता लगाना है कि दोनों की दोनों समांतर श्रेणी है या समांतर श्रेणी नहीं है। श्रेणी दोनों है, मैंने पहले बता दिया कि ये दोनों सीरीज है,
एक आपकी सम संख्या की श्रेणी है और एक आपकी अभाज्य संख्या की श्रेणी है, परंतु जरूरी ये नहीं कि ये दोनों समांतर श्रेणी हो, है ना। ऊपर वाला तो हमें पता है, ऊपर वाले में समांतर, समान, सम अंतर यानी समान अंतर, जिस भी श्रेणी में अंतर समान मिले वो चाहे नकारात्मक या धनात्मक, आप उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको दो 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 का अंतर दिख रहा है, पहले पद से दूसरे पद में 2 का अंतर है, दूसरे से तीसरे में 2 का अंतर है, तीसरे से चौथे में 2 का अंतर है, चौथे से पांचवें में 2 का अंतर है, यानी एक निश्चित अंतर के साथ में एक निश्चित कॉमन डिफरेंस, यानी निश्चित मतलब कहते हैं जिसे अभी हम लोग जानते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ देखिएगा, यहाँ 2 से 3 यानी दोनों में 1 का बढ़त हुई, 3 से 5 2 का बढ़त हुआ, फिर 5 से 7 2 का हुआ, फिर 7 से सीधे 11, यानी यहाँ पे कोई आपका समान अंतर वाला कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, सम अंतर नहीं है। यहाँ पे 1 2 2 4, फिर 4 के बाद में फिर 2 आ जाता है, फिर 2 के बाद में फिर 4 आ जाता है, 4 के बाद में फिर 2 आता है, 2 के बाद में फिर 4 आता है, फिर 23 के बाद में सीधा 29 हो जाएगा, तो फिर 6 का अंतर होगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों, जो आपकी अभाज्य संख्या की श्रेणी है, अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में, ठीक है, आपका अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में अंतर समान नहीं है। अंतर क्या है? समान नहीं है, अर्थात यह समांतर श्रेणी नहीं है। ये समांतर श्रेणी आपकी नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने कारण बता दिया, क्योंकि यहाँ पे आपको कई सारे अंतर दिख रहे हैं और समांतर श्रेणी की विशेषता यही होती है कि उसमें एक डिफिनिट पैटर्न फॉलो होता है, यानी निश्चित प्रतिरूप। जैसे अगर वो उतने गैप, सीढ़ी का देख लो, सीढ़ी छोटी बड़ी नहीं होती, वही निश्चित सीढ़ी उतनी फिर उतनी फिर उतनी फिर उतनी फिर उतनी, एक निश्चित प्रतिरूप नीचे से ऊपर तक फॉलो करती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो श्रेणी थी इसमें कोई निश्चित प्रतिरूप है ही नहीं। ये कहीं 2 बढ़ रही है तो कहीं 1 बढ़ रही है, कहीं 4 बढ़ रही है तो कहीं 6 बढ़ रही है, यानी ये आपकी समांतर श्रेणी नहीं है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आपको बात समझ में आ गया होगा कि यदि कोई समांतर श्रेणी होती है तो एक बात और समझ लिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद मान लीजिए आपका, किसी समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि समांतर श्रेणी के पहले पद को कहते हैं ए, ठीक है। प्रथम पद क्या कहलाता है? किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना होता है? ए। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगला पद जो है द्वितीय पद, ठीक है, द्वितीय पद में क्या होता है? एक निश्चित प्रतिरूप बढ़ जाता है, यानी वो हो जाएगा ए प्लस, अब उसे डी क्या होता है पहले बता दूं मैं आपको। डी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? डी के लिए समझिएगा आप, जैसे मैंने लिख दिया, सीरीज क्या थी आपकी, जरा बताइए, सम संख्या वाली श्रेणी क्या थी? 2 4 6 8 10 12। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको जब 4 में से 2 घटाते हैं तो कितना मिलता है मेरे प्यारे बच्चों? 2। 6 में से 4 घटाते हैं तो मुझे कितना मिलता है प्यारे बच्चों? 2। 8 में से 6 घटाते हैं कितना मिलता है मेरे प्यारे बच्चे? 2। यानी यहाँ पर आपका क्या है, जो अंतर होता है, ठीक है, जो अंतर होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो अंतर होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अंतर क्या है? सार्व अंतर। ये जो अंतर कहलाता है, जो आपका ये जो 2 2 2 आया है, इसे कह लेते हैं हम लोग सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब होता है, इसे हम लोग कॉमनली कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कॉमन डिफरेंस। यानी ये चीज होनी चाहिए, किसी भी श्रेणी में एक सार्व अंतर होना चाहिए। सार्व अंतर का मतलब ही होता है कि निश्चित अंतर,
निश्चित अंतर यानी 4 से 2 में अंतर कितना है 2 का, 6 से 4 में अंतर है 2 का, 8 से 6 में अंतर है 2 का, 10 से 8 में अंतर है 2 का, 12 से 10 में अंतर है 2 का। यानी ये अंतर शुरुआत से लेके अंतिम तक सार्व रहेगा। 2 का अंतर आपका यही बना रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। आप अनंत तक चले जाइए, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26 इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन अंतर आपको 2 ही का नजर आएगा। और इसी अंतर को मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस को हम सार्व अंतर को डिनोट किससे करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसे निरूपित करते हैं डी से। किससे निरूपित करते हैं, डी से। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं 2, 4, 6, 8, 10 का कॉन्सेप्ट लूं, अगर मैं इसे ए मान लूं तो अगले टर्म में क्या हो रहा है, ए और डी मिल जा रहे हैं कि नहीं मिल जा रहे हैं। प्रथम पद अगर ए है तो द्वितीय पद कितना हो जा रहा है, ए प्लस डी। फिर जो आपका तृतीय पद बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो तृतीय पद बन रहा है वो आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक अगर मैं प्रतिरूप की बात करूं तो तृतीय पद में ए तो है ही है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 प्लस 2 है, यहाँ पे 2 प्लस क्या है 4 है। अब ध्यान समझिएगा, 6 को कितना बना मैंने, क्या लिखा 2 प्लस 4। 2 प्लस 4 का मतलब ए तो उसमें था ही था, ए प्लस और डी का कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स, यानी ए प्लस 2d। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये आपका बढ़ता चला जाएगा। चतुर्थ पद में आपका हो जाएगा ए प्लस 3d। ठीक है, इस तरीके से ये आपका चतुर्थ पद हो गया। ये आपका पंचम पद जो होगा, पंचम पद में यानी 5वें पद में आपका हो जाएगा a प्लस 4d। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों अगर n पदों तक जाना है तो आपको an जो हो जाएगा वो क्या मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, पैटर्न क्या दिख रहा है कि पहले पद में से अब आपका n जो पद होगा उसका मान होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब पहले पद में केवल a होता है, दूसरे पद में केवल d होता है, तो तीसरे पद में केवल 2d होता है, चौथे में 3d होता है, पांचवें में तो n पद में एक पहला पद क्या होता है, घटा देते हैं, क्योंकि पहला पद ऑलरेडी जुड़ा होता है सब में, तो पहला पद वहां से घटा देंगे तो n a जो मान आपका अंतिम पद n पद का आएगा वो आता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मेरे प्यारे बच्चों ये पहला आपका फॉर्मूला है, इस चैप्टर का याद कर लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है पहला फॉर्मूला, अगर आपको ठीक है ये देखिएगा। अब देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या बताया मेरे प्यारे बच्चों कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पे प्राप्त होता है। अतः यह निश्चित संख्या एपी का सार्वंतर कहलाती है। याद रखिए यह सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे इनके कहने का क्या मतलब है कि जैसे कह रहे समांतर श्रेणी में क्या प्रत्येक पद में अपने पद की एक निश्चित संख्या, जैसे प्रत्येक पद का मतलब a में a है। अब अगर एक निश्चित संख्या में d मान लूं, एक निश्चित संख्या का मतलब सार्वंतर में d मान लूं, तो दूसरे पद में कहने के लिए a प्लस डी ले आऊं, तीसरे पद में जोड़ने के लिए a प्लस 2d ले आऊं, तीसरे चौथे पद में जोड़ने के लिए a प्लस 3d आऊं। इस तरीके से आपका जब an पद निकालेंगे तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मेरे प्यारे बच्चों ये आपका समांतर श्रेणी का मानक रूप होता है। ये क्या होता है, समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी का मानक रूप। ये आपका होता है समांतर श्रेणी का मानक रूप। अब एक आपसे दिमाग में एक प्रश्न आपको दे सकते हैं, वो जो आपके एग्जाम में आपकी एक्सरसाइज में पहला जो प्रश्न है वो दिया हुआ है कि आपको ये जांचना है कि ये सारे प्रश्न दिख रहे हैं, इनमें आपको ये जांचना है कि जो दिया हुआ है शाब्दिक समस्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, ये जांचना है। तो जांचने के लिए मैंने पहले बताया समांतर श्रेणी का शर्त क्या है, समांतर श्रेणी की शर्त है कि आपको एक सार्वंतर प्राप्त होना चाहिए, है ना मेरे प्यारे बच्चों।
समांतर श्रेणी की शर्त क्या आई? समांतर श्रेणी में एक सारबंतर निश्चित होता है, सारबंतर निश्चित होता है। है ना, ये शर्त है। समांतर श्रेणी बनने के लिए एक आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए ही चाहिए। वो कैसा हो सकता है? वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या शून्य हो सकता है, लेकिन निश्चित एक सारबंतर होना चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी अभाज्य संख्या वाला जो उदाहरण दिया था, उसमें कोई सारबंतर था ही नहीं। पहले 1 बढ़ता है, फिर 2 बढ़ता है, फिर 4 बढ़ जाता है, फिर 3 बढ़ता है, फिर 6 बढ़ता है, यानी वहां कोई सारबंतर नहीं था, इसलिए वो समांतर श्रेणी नहीं थी। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या है आपके समक्ष? प्रश्न है कि किसी स्कूल की प्रातःकालीन सभा में एक पंक्ति में खड़े हुए कुछ विद्यार्थियों की ऊंचाइयां इस तरीके से है। इस तरीके से कैसे है प्यारे बच्चों? पहला जो छात्र खड़ा है उसकी ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है, दूसरा पहला 147 सेंटीमीटर का है, दूसरा छात्र 148 का है, तीसरा 149 का है, पांचवा 150 का होगा। इस तरीके से जो बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं और अंतिम में खड़ा 157 का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने क्या बताया कि आप देख रहे हैं कि पहले बच्चे में और दूसरे बच्चे में अंतर कितना है? 1 का। दूसरे से तीसरे में अंतर कितना है? 1 का। तीसरे से चौथे में अंतर कितना है? 1 का। इस तरीके से आपको एक सारबंतर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आप देखिए, अगर आप सारबंतर चाहते हैं तो मान लीजिए एक श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, जिसे मैंने ABC के नाम से दे दिया। ठीक है, ABC, ये तीनों कौन सी श्रेणी के पद हैं? समांतर श्रेणी पद हैं, यानी कि दीज आर द टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये समांतर श्रेणी के पद हैं। तो अगर ये समांतर ABC समांतर श्रेणी में है तो आपको पता है सारबंतर जानते हो कैसे निकालते हैं? सारबंतर के लिए आप B-A कर लीजिए और C-B कर लीजिए। अगर ये दोनों समान आते हैं तो फिर आप समझ लीजिएगा कि आपको क्या मिल गया? सारबंतर मिल गया। अगर ये दोनों यानी B-A बराबर C-B हो जाए तो समझ लीजिए आपको क्या मिल गया? D मिल गया। D मतलब कॉमन डिफरेंस, यानी सारबंतर आपको प्राप्त हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें देखिए 147 से 148 गया 1, 149 में से 148 घटाएंगे 1, 150 में से 149 घटाएंगे 1। इस तरीके से आपको D बराबर कितना मिल गया? 1। और जब एक निश्चित सारबंतर मिल जाता है तो वो समांतर श्रेणी हो जाती है कि नहीं हो जाती? जोर से कहेंगे हाँ। ये आपका जो पहला उदाहरण दिया है वो समांतर श्रेणी में लिखा है ना? बहुत अच्छी। अब दूसरा क्या है? दूसरा ध्यान से देखिए, दूसरा क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? किसी शहर में जनवरी मास में किसी सप्ताह के न्यूनतम तापमान आरोही क्रम में लिखे हैं। मतलब न्यूनतम तापमान मतलब क्या होता है? मिनिमम टेम्परेचर, कितना मिनिमम गया टेम्परेचर। और जनवरी में बहुत ही ठंडी पड़ती है, इसलिए माइनस में टेम्परेचर चला गया है। तो जनवरी के पहले दिन यानी कि सोमवार को मान लीजिए तापमान था -3.1। अगले दिन कितना है? -3.0। फिर कितना है? -2.9। फिर कितना है? -2.8। फिर -2.7, -2.6, -2.5। यानी तापमान बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से कैसे बढ़ रहा है? आप सोच रहे होंगे तो ये तो सर घट रहा है, लेकिन घट नहीं रहा भाई। अगर जब संख्या छोटी होती जाती है और उसके आगे ऋण लगा होता है, यानी ऋणात्मक में संख्या जितनी छोटी होती है वो उतनी ही बड़ी मानी जाती है अपनी पिछली संख्या से। तो देखिए, इनमें देखिए अंतर निकालिए। मैंने आपको बता दिया, सारबंतर निकाल लीजिए। सारबंतर मानने के लिए पहले को A मान लीजिए, इसे B मान लीजिए और इसे C मान लीजिए। तो सबसे पहले क्या करिए? C-B करिए। और C-B अगर B-A के बराबर आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो लिखा हुआ है ये आपका समांतर श्रेणी में है। तो C क्या है आपका? -2.9। -B का मतलब -3.0। अब ध्यान दीजिएगा,
इधर क्या है -2.9 है, इधर माइनस माइनस प्लस हो गया +3, प्लस माइनस माइनस होगा, दिन चिन्ह किसका लगेगा, प्लस वाले का, यानी आपका ये आ जाएगा 0.1, यानी 0.1 तापमान बढ़ रहा है। इससे इसमें 0.1 का अंतर है, इससे इसमें धन 0.1 का अंतर है, इससे इसमें धन 0.1 का अंतर है, यानी 0.1 तापमान क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और इस तरीके से जब आपको एक D बराबर कितना मिल गया, 0.1, यानी आपको एक निश्चित यानी सार्व अंतर मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया। और जिस श्रेणी में सार्व अंतर आ जाए वो समांतर श्रेणी है। मैंने पहले बताया मेरे प्यारे बच्चों कि किसी भी श्रेणी को समांतर श्रेणी बनने के लिए एक सार्वंतर की जरूरत होती है, और सार्वंतर यहां मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया ना आपको, कितना 0.1, यानी यही आपका समांतर श्रेणी है कि नहीं है, हाँ। उसी तरीके से एक आपको राशि दी हुई है, पहले राशि है 950, 950 में फिर 900, फिर 900 का 850, फिर 850 का 800। इस तरीके से आपको देख रहे हैं कि पिछले से अगर आपका पहले से दूसरे में अंतर है -50 का, यानी 50 कम होता जा रहा है। तो 50 कम होने का मतलब माइनस माइनस 50 हो रहा है, यानी पहले में जितना दिया उससे दूसरे में -50 किया, फिर दूसरे से तीसरे में -50 किया, यानी आपको यहाँ पर D कितना मिल रहा है, -50। और जब D मिल रहा है तो समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो इसे भी कहिए जोर से कि हाँ ये समांतर श्रेणी है ना। फिर कह रहे हैं किसी स्कूल द्वारा कक्षाओं में, अब ये में 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 50-50 का अंतर है, लेकिन कितना है, धनात्मक, क्योंकि यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ 50 बढ़ा, फिर यहाँ 50 बढ़ा, फिर यहाँ 50 बढ़ रहा है। इस तरीके से यहाँ धनात्मक 50 का अंतर है, इसलिए ये भी आपका समांतर श्रेणी बन रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 4-5 आपके जो उदाहरण थे मैंने इसलिए लिए कि आपको ये समझ में आए कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं और समांतर श्रेणी होने की क्या शर्त है, और समांतर श्रेणी में A, B और A, D ये सब क्या है। A को कहते हैं प्रथम पद और D आपका होता है सार्वंतर, और सार्वंतर आपका मैंने बता दिया कैसे निकाला जाएगा। तो प्यारे बच्चों, एक अच्छा सा प्रश्न लेते हैं जिससे आपके डाउट्स को थोड़ा सा क्लियर किया जा सके। एक आपके पास एक क्वेश्चन है कि इसको एक समांतर श्रेणी बनानी है। अब देखिएगा, समांतर श्रेणी बनानी है, अगर होगी तो बनेगी। तो कह रहे हैं प्रत्येक किलोमीटर के बाद में टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। अब समझिएगा, मानिए कि प्रथम किलोमीटर के लिए कितना किराया है, प्रथम किलोमीटर के लिए उसे किराया देना पड़ रहा है कितना, 15, और उसके बाद में आप अगर दूसरा किलोमीटर जाएंगे तो दूसरा किलोमीटर जाने के लिए जो प्रथम किलोमीटर का किराया है, उस दूसरे किराए में केवल और केवल कितना जुड़ेगा, 8, क्योंकि लिखा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रत्येक किलोमीटर के किराए के लिए 8, लेकिन अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 है। यानी पहले के लिए 15 और दूसरे के लिए जब एक और एक्स्ट्रा जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 धन 8। उसी तरीके से तीसरे के लिए मेरे प्यारे बच्चों, तीसरे के लिए जब आप जाएंगे तो 15 तो पहले के लिए फिक्स है, फिर दूसरे के लिए 8, फिर तीसरे के लिए 8। इस तरीके से पहले किलोमीटर के लिए 15 देंगे, दूसरे किलोमीटर के लिए टोटल किराया हो जाएगा 23, तीसरे के लिए हो जाएगा आपका 15, 8, 23 और 8, 31। उसी तरीके से आपका किराया, अब आप देखिएगा ध्यान से, पहले के लिए 15, दूसरे के लिए 23, तीसरे के लिए 31, और अब आपका यही तो कह रहे हैं ना कि प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, यानी 8, 8, 8। उस तरीके से जैसे जैसे आप किलोमीटर बढ़ाएंगे 8 रुपये जुड़ता चला जाएगा। तो 15, फिर 15 दूसरे किलोमीटर में 8 जुड़ा, 23, फिर तीसरे में 16 जुड़ा, ठीक है, 8 धन 8 हुआ, फिर 30 इसमें जुड़ेगा 39, 39 में कितना, पहले से 8 धन 8 हुआ कि नहीं हुआ, यानी सब में 8, 8 जुड़ता जा रहा है। इससे इसका अंतर 8 है, इससे इसका अंतर 8 है, इससे इसका अंतर 8 आएगा, तो ये एक समांतर श्रेणी बनेगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये प्रश्न आपका किस तरीके का बना,
15, 23, 31, 39, है ना, 47, 55, ये सब आपका समांतर श्रेणी होगा। और यही आपको जांचना था कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। बात समझ में आई कि समांतर श्रेणी होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, एक निश्चित अंतर मिलना चाहिए। और यार यहाँ तो निश्चित अंतर पहले ही दिया है कि पहले से दूसरे में जाओगे तो 8 ज़्यादा दोगे, दूसरे से तीसरे में जाओगे तो फिर 8 ज़्यादा दोगे, तीसरे से चौथे में जाओगे तो फिर 8 ज़्यादा दोगे। तो समांतर श्रेणी का तो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट दिया है ना। अब देखिए एक और प्रश्न ले लेते हैं। समांतर श्रेणी कह रहे हैं प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद में एक कुआं खोदाने में आई लागत प्रथम मीटर की खुदाई के बाद बढ़ जाती है। अब समझिएगा, जैसे कुआं खोदा जा रहा है, ये कुआं है, ठीक है, कुएं में ये पहला मीटर है, ये दूसरा मीटर है, ये तीसरा मीटर है, ये चौथा मीटर, इस तरह समझिए। अब कह रहे हैं कि पहले मीटर की खुदाई फिक्स है, कितने, 150 रुपये, यानी यहाँ से यहाँ तक जब खुदाई हो गई तो 150। उसके बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। अब यानी दूसरे में जैसे बढ़ेंगे 50, पहले में जितना लगा उससे 50 बढ़ जाएगी, यानी दूसरे में जो लगेगी वो लगेगी कितनी, 200। तीसरे में कितनी लगेगी मेरे प्यारे बच्चों, तीसरे में फिर पुनः लगेगी 250। फिर चौथे, ये पहले में लगी 200, दूसरे में 200, पहले में लगी 150, दूसरे में लगी 200, तीसरे में लगी 250, चौथे में लगेगी 250 में 50 बढ़ के लगेगा 300, और अंतिम वाले में लगेगा 350। इस तरीके से जैसे जैसे कुएं को गहरा करते जाएंगे 50 50 50 बढ़ता चला जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, 150, 200, 250, 300, 350, एक शार्प अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ये दिख रहा है कि सब में 50 50 का क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। और 50 50 जो बढ़ोतरी हो रही है, यानी D = कितना है आपका, प्लस का 50 है। यानी अब ये आपका समांतर श्रेणी है कि नहीं है, है कि नहीं है? हाँ, तो लिखिए ना, हाँ समांतर श्रेणी है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी की शर्तें क्या हैं और समांतर श्रेणी को कैसे जांचेंगे, ये सब आपको पता चल चुका है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको अपने अगले वीडियोस में समांतर श्रेणी के ऊपर आधारित कुछ अच्छे प्रश्न लेके आऊंगा कि समांतर श्रेणी में प्रश्न कैसे पूछे जाने वाले हैं और किस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आएंगे। उसके लिए हमारा अगला वीडियो आपको अपने मैथ्स ग्रुप पीयूष मिश्रा के साथ आपके अपने ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म eacharya.com पे मिलेगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए गणित को एक नए तरीके से, क्योंकि ई-आचार्य का मतलब लेट्स क्रैक इट। सो प्यारे बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।